गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हम आज एक नए चैप्टर केंद्र सरकार में या संघीय संसद में राष्ट्रपति जो कि भारत का पहला व्यक्ति होता है, इसके संदर्भ में हम कुछ वीडियोज में राष्ट्रपति को कवर करेंगे। आज राष्ट्रपति का जो वीडियो है उसमें सबसे पहले मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में बताना चाहता हूं। तो सबसे पहले आप ये देखें कि अनुच्छेद 52 जो है वो भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52। और भारत का एक राष्ट्रपति होगा या तो वो खुद सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा या अपनी अधीनस्थ शक्तियों का प्रयोग अपने अधीनस्थ मंत्रालयों के द्वारा या जो मिनिस्टर वगैरह होते हैं उनके माध्यम से करवाएगा। आपको ये याद रखना है कि अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इसके बाद में देखते हैं अनुच्छेद 53 जो है कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। 54 के अंदर राष्ट्रपति का निर्वाचन और 55 में किस प्रकार से राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। अनुच्छेद 56 में कितनी पदावधि के लिए राष्ट्रपति चुने जाएंगे और 57 अनुच्छेद में कोई अगर कंट्रोवर्सी होती है या फिर दोबारा चुनाव करने की नौबत आती है तो पुनः निर्वाचन की जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 57 में किया गया। 58 अनुच्छेद 58 जो है वो राष्ट्रपति की किस प्रकार की योग्यताएं होनी चाहिए या कौन व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, इनकी योग्यताओं के बारे में बताया गया। इन सभी अनुच्छेदों का हम आगे जो वीडियोज आएंगे उनमें सविस्तार वर्णन करने की कोशिश करेंगे। चूँकि भारत के अंदर संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है और इस संसदीय शासन व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता ये होती है कि यहाँ हेड ऑफ स्टेट एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट दो अलग अलग व्यक्ति होते हैं। चूँकि हमारा जो आज का टॉपिक है वो प्रेसिडेंट का है, तो इसमें हेड ऑफ स्टेट जो है, देश का मुखिया जो है, वो हमारे यहाँ राष्ट्रपति होता है और हेड ऑफ गवर्नमेंट जो होती है वो प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री का भी हम कुछ ब्रीफ डिटेल कर चुके हैं, लेकिन आगे इनका एक सविस्तार वर्णन भी हम पढ़ेंगे। प्रधानमंत्री किस प्रकार से अपॉइंट होते हैं, क्या क्या शक्तियाँ होती हैं, किस प्रकार से उनका रोल होता है, इनके बारे में हम अलग से वीडियो में अध्ययन करेंगे। आगे देखते हैं अनुच्छेद 59 में पद की शर्तें और अनुच्छेद 60 में जब इलेक्शन हो जाता है उसके बाद में शपथ का प्रोविज़न किया गया। अनुच्छेद 61 जो है वो आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। महाभियोग की प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, कि राष्ट्रपति को किस प्रकार की प्रक्रिया के माध्यम से अपने पद से हटाया जा सकता है। तो ये आप बहुत अच्छा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 61 को याद रखें। महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग की विधि, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना हो तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है, तो इसका आंसर आएगा अनुच्छेद 61 के तहत ऐसा किया गया। अनुच्छेद 62 के अंदर बताया गया है कि राष्ट्रपति के स्थान पर नियुक्त व्यक्ति की पदावधि कितनी होगी। 72 के अंदर क्षमादान, या यूं कहें कि राष्ट्रपति जो अपराधी होते हैं उनको क्षमादान करने की शक्तियां होती हैं और मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं, किस व्यक्ति को कैसे वो क्षमादान कर सकता है। अगर राष्ट्रपति के पास में व्यक्ति याचिका लगाता है कि मेरे ने अपराध किया है वो मेरी गलती से ऐसा हुआ है और मैं आगे ऐसा नहीं करूँगा, राष्ट्रपति चाहें तो उनको क्षमादान कर सकते हैं। अनुच्छेद 74 जो एक है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार कार्य करेगा, क्योंकि हमारे यहाँ संसदीय शासन व्यवस्था है और वास्तविक सरकार का जो मुखिया होता है प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिपरिषद होता है। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि राष्ट्रपति वैसे तो हेड ऑफ स्टेट है, देश का मुखिया है, संवैधानिक प्रधान है, लेकिन वो वास्तविक कार्यपालिका के परामर्श और सलाह के आधार पर ही कार्य करते हैं। इसीलिए राष्ट्रपति जी को रबर की मोहर कहा जाता है, अर्थात वो एक स्टैम्प ऑफ फॉवर है। अनुच्छेद 80 राज्यसभा के अंदर 12 सदस्यों का मनोनयन, जैसा कि मैंने आपको जब इंडियन पार्लियामेंट पढ़ाई थी उसमें बताया था कि राष्ट्रपति 12 ऐसे व्यक्तियों का
नॉमिनेट कर सकता है, नाम निर्देशित कर सकता है या उनको मनोनीत कर सकता है जो कला, संस्कृति, साहित्य, सिनेमा, सामाजिक कार्य इनमें विशेष ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को राष्ट्रपति 12 व्यक्तियों को राज्यसभा के अंदर नॉमिनेट कर सकता है, नाम निर्देशित कर सकता है, उनका मनोनयन या मनोनीत कर सकता है। 2 सदस्य लोकसभा में भी राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं, जिनका कि रिप्रेजेंटेशन बहुत कम होता है, तो 2 एंग्लो इंडियंस होते हैं, उनको राष्ट्रपति लोकसभा में भी रिप्रेजेंटेटिव करने के लिए नॉमिनेट कर सकता है या मनोनीत कर सकता है। ये इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 80 में किया गया है, क्योंकि 80 के अंदर राज्यसभा भी हमारे आती है। हम आगे बात कर रहे हैं अनुच्छेद 108 के तहत, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि राष्ट्रपति जॉइंट कॉन्फ्रेंस को बुला सकता है। आज तक के भारतीय इतिहास में, संवैधानिक इतिहास में केवल और केवल 3 बार जॉइंट कॉन्फ्रेंस बुलाई गई हैं। उसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति जॉइंट कॉन्फ्रेंस को बुलाता है और लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो इस जॉइंट कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता करता है। तो आप इसको अच्छी तरह याद करें। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति जॉइंट कॉन्फ्रेंस बुला सकता है। ये 62 में, 89 में और 2002 कोटा के तहत बुलाया गया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि 108 के तहत राष्ट्रपति जॉइंट कॉन्फ्रेंस बुला सकते हैं, लेकिन दोनों सदनों की जॉइंट कॉन्फ्रेंस हुई। इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों को एक जगह बिठा करके किसी विधेयक पर चर्चा की जाती है, किसी जो बिल होता है उस पर चर्चा की जाती है, और उस चर्चा के अंतर्गत अध्यक्ष जो होगा लोकसभा का अध्यक्ष होगा। आज तक जॉइंट कॉन्फ्रेंस या संयुक्त अधिवेशन 3 बार बुलाए जा चुके हैं। 111 के तहत राष्ट्रपति को वीटो पावर प्राप्त है। किसी भी बिल को राष्ट्रपति अपनी पॉकेट जेबी वीटो प्राप्त है कि अपनी जेब में वो रख सकता है। 123 के अंदर, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको भी आप याद करें। 123 1, 2, 3 इसको याद करें अच्छी तरह से। इस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है, जब आप ध्यान दें, जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है तो राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं, अर्थात अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अर्थात यूँ कहें कि कोई विशेष महत्व का विषय हो, देश को आवश्यकता हो उस कानून की, तो और संसद का सत्र भी नहीं चल रहा हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त है कि वो कोई भी कानून बनवा सकते हैं या बना सकते हैं। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि आर्टिकल 1, 2, 3 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, और इसी प्रकार से गवर्नर को भी होती है। उसमें आपको ये 2, 1 इधर लाना है और 1 इधर ले जाना है, तो ये हो गया 213। आर्टिकल 213 के तहत गवर्नर भी ऐसा प्रयोग कर सकता है। 143 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड ये आर्टिकल है। इसके अंदर राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति, अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि राष्ट्रपति किसी मुद्दे पर चाहे सिग्नेचर करने से पहले बिल होता है, बिल दोनों सदनों में पास होने के बाद में राष्ट्रपति के पास जाता है, और राष्ट्रपति जी उस, मान लो कोई भी बिल है, कोई एक्स बिल है, पहले मान लो वो लोकसभा में पेश हुआ, यहाँ से पास होकर के वो राज्यसभा में जाएगा, और राज्यसभा में पास होने के बाद में राष्ट्रपति के पास में सिग्नेचर होने के लिए वो जाता है। तो राष्ट्रपति जी चाहें तो सिग्नेचर करने से पहले वो सुप्रीम कोर्ट की सलाह भी ले सकते हैं। उसका आर्टिकल हुआ 143। 3 महत्वपूर्ण शक्तियां हैं जो कि इमरजेंसी प्रोविजन के तहत आती हैं। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात, 356 राष्ट्रपति शासन और 360 वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति की पावर के अंतर्गत होती हैं, वो राष्ट्रपति कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 352 और 356 का प्रयोग भारत में कई बार हो चुका है, लेकिन 360 का प्रयोग भारत में आज तक नहीं हुआ है। ये हम अलग से चैप्टर एक वीडियो बनाएंगे कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। यह आपकी एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है कि राष्ट्रपति की इमरजेंसी प्रोविज़न कहाँ से लिए गए हैं, क्या होते हैं, ये इनका हम अलग से वीडियो पढ़ने की कोशिश करेंगे।
तो थोड़ा सा ब्रीफ आपको मैं पहले बता देता हूँ, फिर इसका डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। राष्ट्रपति जो इमरजेंसी प्रोविज़न है वो राष्ट्रीय आपात, जिसको अनुच्छेद 352 कहते हैं, वो किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति जी लगा सकते हैं? युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति हो। ये आंतरिक विद्रोह शब्द था पहले, लेकिन इसको 44 विधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है। आज वर्तमान के अंदर अनुच्छेद 352 जो राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं, उसका आधार है युद्ध हो जाए, बाह्य आक्रमण हो जाए और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति अगर ऐसी हो जाती है तो राष्ट्रपति 352 का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अंदर मंत्रिमंडल की सिफारिश जरूरी है। मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति जी 352 का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि आज तक केवल 3 बार इसका प्रयोग हुआ है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 356। राज्यपाल, संबंधित राज्य के राज्यपाल को ऐसा अंदेशा हो जाए कि इस राज्य में संविधान के अनुसार शासन चलाना संभव नहीं है, तो राज्यपाल के लिखित आश्वासन के बाद में राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 का प्रयोग राज्यों के लिए आपात की घोषणा कर सकता है। इसको हम राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। यह संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर ऐसा किया जा सकता है। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि अनुच्छेद 356 के तहत राज्यपाल के प्रतिवेदन के आधार पर या राज्यपाल के विवरण रिपोर्ट के बिना, या यूँ कहना उचित होगा कि राज्यपाल के लिखित प्रतिवेदन के आधार पर मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 का प्रयोग कर सकता है। और ये अनुच्छेद 356 का प्रयोग भारत के अंदर आज तक लगभग 100 से ज़्यादा बार हो चुका है। और इससे ये सबसे विवादास्पद जो अनुच्छेद, अगर किसी हमारे देश में संविधान का कोई अनुच्छेद है तो वो 356 है, क्योंकि इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट जो एंटी गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट होती है उनको किसी भी बहाने के आधार पर सस्पेंड करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए 100 से ज़्यादा बार इसका प्रयोग हो चुका है। इसके अंदर कुछ सुधार की आवश्यकता है और सुधार होना चाहिए। रंजिश या भेदभाव या एंटी पार्टी या एंटी पॉलिटिकल पार्टीज़ के आधार पर ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अंदर सुझाव अपेक्षित है। अब जो अंतिम अनुच्छेद है 360, जिसको हम वित्तीय आपातकाल कहते हैं, वो भारत में आज तक नहीं लगा है। अगर इसका लगने का आधार यह है कि राष्ट्रपति को लगे कि हमारे देश की वित्तीय साख खतरे में है या वित्तीय स्थिति खराब हो गई, ऐसी स्थिति के अंदर राष्ट्रपति चाहे तो अनुच्छेद 360 का प्रयोग कर सकता है, जो कि आज तक एक बार भी उसका प्रयोग नहीं हुआ है। वित्तीय स्थिरता को खतरा उत्पन्न हो जाए तो ऐसी स्थिति में मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 का प्रयोग कर सकता है। ये मंत्रिमंडल की जो लिखित सिफारिश है या सलाह जो है, ये पहले 42 संविधान संशोधन में ऐसा नहीं था, लेकिन सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक विद्रोह की जगह सशस्त्र विद्रोह और मंत्रिमंडल की सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति को बाध्य किया गया। ऐसा आगे चलकर 44 विधान संशोधन में किया गया। हम इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। मैंने राष्ट्रपति के बारे में आपको ब्रीफ बता दिया है कि राष्ट्रपति किस प्रकार से, कौन से अनुच्छेद 52 से शुरू होता है और कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं, किस प्रकार से इनका निर्वाचन आगे होगा, उनके बारे में अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ाएंगे। थैंक यू।